हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का, और टॉपिक रिलेटेड हिस्ट्री से, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। और हम जिस टॉपिक पर अब चर्चा कर रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में भी, तो वो टॉपिक था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो उसकी नींव कहाँ से पड़ती है, उसकी फाउंडेशन उसकी कहाँ थी, कैसे वो डेवलप होता है, कैसे सॉल्ट मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डेवलप होता है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे आगे बढ़ता है, फिर उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। विड्रॉ करने के बाद महात्मा गांधी एक गांधी इरविन पैक्ट में जाते, वाइसरॉय इरविन के साथ एक पैक्ट करते हैं, और उस पैक्ट के अकॉर्डिंग जो है महात्मा गांधी जो है उस पैक्ट को मानते हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं लंदन में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर बात नहीं बनती और वो वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वो इंडिया में देखते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितने भी कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उस समय, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। और उन्हें पता लगता है कि जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान, ये दोनों जो बड़े लीडर्स है, दोनों के दोनों को जेल में डाल दिया गया है। तो महात्मा गांधी जो है वो आने के बाद फिर से एक बार फिर सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं, लेकिन वो लंबा चल नहीं पाता है। क्यों नहीं चल पाता, उसके आंसर्स हमको यहाँ पर मिलेंगे कि सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों नहीं चल पाता है। ठीक है, हमारा अब का जो टॉपिक है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ही रिलेटेड है, और टॉपिक हमारा है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। ठीक है, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। सबसे पहले तो कहने का मतलब ये है कि इस मूवमेंट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो खुद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में क्या सोचते थे, और क्या सोचते थे अगर आपको समझना है तो आपको इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जितने भी लोग थे वो क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने ज्वाइन किया, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। और जब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद उन्होंने जोर शोर से काम आगे बढ़ाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। बाद में जब वो विड्रॉ हो गया तब उनकी क्या सोचना था, तब वो क्या सोचते थे, इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग द पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो वी विल टॉक अबाउट 4 पार्टिसिपेंट्स: रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन सब एक एक करके इन सब के बारे में हम एक्सप्लेनेशन लेंगे, समझेंगे, और इनमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, लेट स्टार्ट विद द रिच पीजेंट्स। रिच पीजेंट्स की जब हम बात करेंगे तो हमारे सामने 2 कम्युनिटीज, पीजेंट कम्युनिटीज जो है वो आएंगी। वो 2 पीजेंट कम्युनिटीज कौन कौन सी है? पहली तो है पाटीदार्स ऑफ गुजरात, और दूसरी है जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये 2 रिच कम्युनिटीज के बारे में हम बात करेंगे। ये 2 रिच कम्युनिटीज ऐसी थी जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया था। हम इनके एक्सपीरियंस के इसके बारे में पढ़ेंगे, और आगे इन्होंने क्या क्या चीजें फेस की, उन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रूरल एरियाज में ये 2 बड़ी जो पीजेंट कम्युनिटीज थी, 2 बड़े पीजेंट्स ग्रुप थे, जिनमें एक थे पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जिनको हम पटेल्स भी कहते हैं, और दूसरे हैं जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये 2 ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब एक एक करके चीजों को हम समझेंगे। बोथ ऑफ देम, ठीक है, दे वर प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। क्या थे ये? कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे। कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है? ऐसी क्रॉप्स जिनका हम व्यापार करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कॉटन हो गया, या कोई फ्रूट्स हो गए, या फिर मान के चलो पोटैटोज हो गए। ठीक है, हम क्रॉप्स को 2 तरीके से देखते हैं। एक क्रॉप्स वो होती है जो सबसिस्टेंस क्रॉप्स होती है, दूसरी क्रॉप्स वो होती है जो कमर्शियल क्रॉप्स होती है।
जहां पर आपका उद्देश्य खेती करने का जो है वो व्यापार से रिलेटेड होता है। जैसे अगर आप कॉटन उगाओगे तो आप बड़ी संख्या में कॉटन उगाते हो, कॉटन उगाकर आप बाहर बेचते हो, ठीक है, आप व्यापार करते हो, बड़ा बिजनेस, बड़ा प्रॉफिट कमाते हो आप, तो वो कमर्शियल क्रॉप की इसमें आती है। तो उस समय हमारे यहाँ पर जो है कमर्शियल क्रॉप्स में जैसे बहुत सारी चीजें हैं, कॉटन, इंडिगो, स्पाइसेस एक्सेट्रा, ये सारी हमारी कमर्शियल क्रॉप्स थी। ये इनको ग्रो करते थे बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप तभी कहा जाएगा इन क्रॉप्स को जब ये लार्ज स्केल पर इनका प्रोडक्शन होता हो। अब ये कोई भी क्रॉप हो, चाहे राइस हो, व्हीट हो, अगर उनका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होता है, ठीक है, सब्सिस्टेंस स्केल पर नहीं। सब्सिस्टेंस स्केल का मतलब होता है कि भाई आपने क्रॉप उगाई, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ हिस्सा आपने छोटे लेवल पर आपने क्रॉप उगाई और उसमें से कुछ हिस्सा आपने अपने खाने के लिए रख लिया, थोड़ा बहुत आपने मार्केट में बेच दिया और उससे आपने घर चला लिया, ठीक है। ये सब्सिस्टेंस है, जिसको लो लेवल पर कोई भी किसान जो है, छोटा किसान जो है, जो लो लेवल पर कुछ उगाता है, वो सब्सिस्टेंस क्रॉप में काउंट की जाती है। लेकिन जब आप लार्ज स्केल पे बहुत बड़े एरिया में आप कुछ कोई क्रॉप उगाते हो तो वो आपकी कमर्शियल क्रॉप की कैटेगरी में आ जाती है। तो ये दोनों ही प्रोड्यूसर्स जो थे ये कमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर्स थे और ये कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे। और इन दोनों ही प्रकार की कम्युनिटीज को, या दूसरे प्रकार के रिच कम्युनिटीज की भी हम बात करें, दे ऑल वर हिट बाय इकोनॉमिक डिप्रेशन। किसका असर पड़ा था इनके ऊपर भी? इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर पड़ा था। इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है? इकोनॉमिक डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था मार्केट की जिसके अंदर प्राइसेस गिरने लग जाती है और आपका प्रॉफिट होना धीरे धीरे बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो कम्युनिटीज थी, दोनों की दोनों जो ही ये डिप्रेशन का शिकार थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन का शिकार थी दोनों कम्युनिटीज। और जब आप इकोनॉमिक डिप्रेशन के शिकार होते हो तो आप समझ जाओ कि आपकी इनकम बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी इनकम बंद हो जाती है, ठीक है, ठीक है। और प्राइसेस गिरने लग जाती है, फॉलिंग प्राइसेस देखने को मिलती है। और जब फॉलिंग प्राइसेस होती है तो मार्केट में जब आप चीजें बेचने जाते हो तो खरीदने वाला, ऊंची कीमतों पर खरीदने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। और लोगों की परचेसिंग पावर इतनी लो हो जाती है कि वो कोई भी क्रॉप नॉर्मल प्राइस पर भी खरीद नहीं पाते हैं, उनकी परचेसिंग पावर इतनी लो हो जाती है। तो उस रिजल्ट से क्या होता है कि धीरे धीरे ये लोग जो है इनका प्रॉफिट ड्विंडल होता चला जाता है। और जब इनका प्रॉफिट और इनकम ड्विंडल होती चली जाएगी तो दे विल नॉट बी एबल टू पे द रिवेन्यूज। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे वर प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप, दे वर हार्डली हिट बाय इकोनॉमिक डिप्रेशन या ट्रेड डिप्रेशन हम इसको कह सकते हैं, एंड फॉलिंग प्राइजेस, ठीक है। फॉलिंग प्राइसेस गिर रही थी, ठीक है। इकोनॉमिक डिप्रेशन, फॉलिंग प्राइसेस, इससे बहुत ज्यादा हिट हुए थे, ठीक है। एंड फॉर देम इट वाज इम्पॉसिबल टू पे द रेवेन्यू। इट वाज impossible for them to pay the revenue। अब ये चूंकि ट्रेड डिप्रेशन के शिकार है, गिरती हुई प्राइसेस के शिकार है, प्रॉफिट होना बंद हो चुका है, तो रेवेन्यू पे नहीं कर पाएंगे, रेवेन्यू या टैक्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और साथ में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू reduce the revenue। साथ में क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कम करने से मना कर दिया। भाई ट्रेड डिप्रेशन के शिकार हो, इनकम हो नहीं रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करना है, रेवेन्यू पे करने के लिए पैसे नहीं है, गवर्नमेंट को पता है कि ट्रेड डिप्रेशन आया है, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट रेवेन्यू कम करने को तैयार नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब रेवेन्यू जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कम करने को तैयार नहीं है तो फिर क्या होगा, ये सारे गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, सारे सब जगह गुस्सा फैल जाएगा, असंतोष फैल जाएगा सब जगह कि भाई गवर्नमेंट हमारी प्रॉब्लम को देखते हुए भी हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ रही है, वो रेवेन्यू जो है वो कम करने को तैयार नहीं है। तो आखिरकार इनके पास क्या रास्ता बचता है, सिंपल सा,
और वो क्या रास्ता था कि दे डिसाइडेड टू ज्वाइन सिविल डिसोबीडियंस. सो दे डिसाइडेड टू ज्वाइन और सपोर्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो क्या वो डिसाइड करते हैं कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे. ठीक है. ना ही ये इट मीन्स कि ये खुद भी डिसाइड करते हैं, बट ऑल्सो फोर्स्ड their reluctant members to join civil disobedience movement. ठीक है. ये लोग क्या करते हैं, पूरी आपको पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी. दो ग्रुप से बड़े हमने पढ़ा, पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड सेकंड इज जाट्स ऑफ यूपी. समझ में आ गई बात. प्रॉब्लम्स क्या थी इनको, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, प्राइसेस गिरती चली जा रही है, प्रॉफिट मिलना बंद हो रहा है, ट्रेड डिप्रेशन आ चुका है. ठीक है. प्रॉफिट मिलना बंद हो चुका है, प्राइसेस गिरती चली जा रही है, इनकम होना बंद हो चुकी है, प्रॉफिट होना बंद हो चुका है. ठीक है. हर बार की तरह गवर्नमेंट को रिवेन्यू पे करना है. ठीक है. प्रॉफिट है नहीं, पैसा है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को रिवेन्यू पे करना है. गवर्नमेंट जो है वो रिवेन्यू कम करने को मना दे. मतलब गवर्नमेंट को पता था सिचुएशन की भाई सारे किसानों की सिचुएशन खराब है, ये लोग नहीं पे कर सकते रिवेन्यू, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट रिवेन्यू कम करने से मना कर देती है. फिर ये लोग क्या करते हैं, आखिरकार ये डिसाइड करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे. ठीक है. ठीक है. और ये साथ में अपने जो मेंबर्स है, अपनी अपनी कम्युनिटीज के, पाटीदार या जाट्स जो कम्युनिटीज हैं उनके जो मेंबर्स है, इनको ये ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए. ठीक है. और साथ में वो लोग जो रेल्यूक्टेंट है, रेल्यूक्टेंट का मतलब इनके कम्युनिटीज के कुछ मेंबर्स, ऐसे मेंबर जो हिचकिचा रहे थे, रेल्यूक्टेंट का मतलब हिचकिचाना, जो हिचकिचा रहे थे मूवमेंट को पार्टिसिपेट करें ना करें, कंफ्यूजन में थे, उनको भी ये फोर्स करते हैं कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन करें. तो इस तरीके से ये खुद को ऑर्गेनाइज करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. ठीक है. अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों ज्वाइन किया, इनकी इच्छा क्या थी ज्वाइन करने की. तो आपको पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि इनके लिए स्वराज का मतलब है एक ऐसा समय जब जितने भी प्रकार के रिवेन्यूज है वो कम कर दिए जाएंगे और जो भी रेस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर है वो हटा लिए जाएंगे रिगार्डिंग एग्रीकल्चर. ठीक है. तो फॉर देम जो है द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, फॉर देम द मीनिंग ऑफ स्वराज वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. ठीक है. तो इनके लिए स्वराज का मतलब क्या हो गया, और इसी स्वराज को पाने के लिए इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन किया था. ठीक है. याद रखने वाली लाइन है, फॉर देम द मीनिंग ऑफ स्वराज was a time when या was a time नहीं लिखकर हमें सकते. for them the meaning of स्वराज was struggle against high revenues. ठीक है. तो इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि इनकी ऐसी मंशा थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जरिए हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर सकते हैं. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसमें हमें काफी मदद करेगा. ठीक है. तो ये इनकी मंशा थी. ठीक है. तो इसलिए इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन किया. बट जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ कर लिया, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब विड्रॉ कर लिया, क्योंकि वो 1 लाख जो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो
विड्रॉ करने की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। कौन लोग डिसअपॉइंट हो गए? रिच पीजेंट्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। रिच पीजेंट्स वर हाईली disappointed when civil disobedience movement was withdrawn without revenue rates being रिवाइज्ड। ये लोग हाईली डिसअपॉइंट हो गए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको मैंने शॉर्ट में CDM लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो विड्रॉ कर लिया गया, उस दिन ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। डिसअपॉइंट क्यों हुए? तो उसका सिंपल सा रीजन था, और वो रीजन ये था कि इनकी जो इच्छा थी कि जो रेवेन्यू के रेट से वो क्या हो जाए, रिवाइज कर दिए जाए, मतलब कम कर दिए जाए। ये तो हुआ ही नहीं, और ये होने से पहले ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो विड्रॉ हो गया। तो क्या है, रिच पीजेंट्स वर हाईली डिसअपॉइंटेड व्हेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज विथड्रॉन विदाउट रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। तो ये लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। और जब फिर सिविल डिसोबीडियंस 1932 में जब फिर से शुरू किया महात्मा गांधी ने, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ठीक है, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ठीक है, तो फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं। हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स की। सिविल डिसोबीडियंस में किन किन पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था? तो पहले पार्टिसिपेंट्स हम पढ़ रहे हैं रिच पीजेंट्स। रिच पीजेंट्स में हमने 2 कम्युनिटीज पढ़ी है। पहली कम्युनिटी है पाटीदार ऑफ गुजरात, और दूसरी कम्युनिटी है जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये 2 कम्युनिटीज है। ठीक है, ये 2 कम्युनिटीज के ऊपर इकोनॉमिक डिप्रेशन, ट्रेड डिप्रेशन का बहुत ज्यादा असर पड़ा था। ये इनकी इनकम खत्म हो गई थी, ठीक है, और इनको प्रॉफिट मिलना बंद हो गया था। ये लोग रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट को जो राजस्व या टैक्स देना था ये पे नहीं कर सकते थे। ये रेवेन्यू पे करने की कंडीशन में नहीं थे। इनकी ऐसी इच्छा थी कि गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू कम कर दे या माफ कर दे, लेकिन गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कम करने से मना कर दिया। तो जब गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कम करने से मना कर दिया, तो ये लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, और इन्होंने डिसाइड किया कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो कम्युनिटीज के जो रेल्यूक्टेंट मेंबर्स थे, हिचकिचाए जो कंफ्यूज मेंबर थे, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, उनको भी इन्होंने फोर्स करके मूवमेंट ज्वाइन कराया। ठीक है, इनके लिए स्वराज का सिंपल सा मीनिंग था कि एक ऐसा समय जब इनकी जो स्ट्रगल है, इट मीन्स इनके लिए स्वराज क्या था, एक स्ट्रगल था हाई रेवेन्यूज के लिए। मतलब इनके लिए स्वराज का मतलब था स्वराज अगर मिल गया तो एक ऐसा समय आएगा जब इनको कोई हाई रेवेन्यूज पे करने नहीं पड़ेगा। सो फॉर देम द मीनिंग ऑफ स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। ठीक है, ठीक है, लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने विड्रॉ कर दिया, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने जब विड्रॉ कर लिया, तो फिर ये लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि इनकी इच्छा के अनुसार रेवेन्यू के रेट्स में तो कोई चेंजेस आए ही नहीं थे। जो इनका उद्देश्य था वो तो पूरा हुआ ही नहीं था। तो फिर इस वजह से इन लोगों ने, जब फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ठीक है, ये आपका पहला पार्टिसिपेशन है। किसके बारे में? इसके हमने प्रो और कॉन्स दोनों पढ़ लिए हैं। ये आपका पहला टॉपिक है। अब यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चंस बनेंगे। वो क्वेश्चंस मैं आपको बाद में प्रोवाइड भी करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन 1 या 2 जो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बनेगा वो एक तो है, गिव रीजन वाई रिच पीजेंट कम्युनिटीज refused to participate
in civil disobedience movement when relaunched by महात्मा गांधी in 1932। महात्मा गांधी जी ने जब 1932 में फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च किया, तो फिर से सिविल डिसोबीडियंस जब उन्होंने लॉन्च किया तो रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट करने से मना क्यों कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बनता है, डिस्कस द पार्टिसिपेशन ऑफ rich peasants in civil disobedience movement। यहाँ पार्टिसिपेशन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पर हम रोल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ रिच पीजेंट्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या एक और वर्ड अगर मैं यूज करना चाहूं, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिच पीजेंट्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये आपके क्वेश्चन बनकर तैयार होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दो यहां से बनकर तैयार होते हैं। ठीक है, ओके, आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले हमारे पार्टिसिपेंट की तरफ। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है वो है पुअर पीजेंट्स। कौन से हैं? पुअर पीजेंट्स। अब देखो, एक प्रॉब्लम तो आपने समझ ली, रेवेन्यू वाली, जो रिच पीजेंट्स फेस कर रहे थे। तो रेवेन्यू वाली से ये भी पीजेंट है तो डेफिनेटली ये भी रेवेन्यू की प्रॉब्लम फेस करेंगे ही करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये रेवेन्यू की प्रॉब्लम तो फेस कर ही रहे थे, लेकिन इनके लिए रेवेन्यू से बड़ी एक और प्रॉब्लम थी, और वो बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? रेंट। क्या बड़ी प्रॉब्लम थी? रेंट। अब रेंट मतलब किराया। किराया क्यों इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी? क्योंकि जितने भी पुअर पीजेंट्स थे ये सब लोग क्या थे? टेनेंट्स थे। क्या थे? टेनेंट्स। टेनेंट्स को हम कह सकते हैं किराएदार थे। ठीक है, क्या थे? किराएदार थे। किसके किराएदार थे? ये सारे लोग टेनेंट्स थे ऑफ लैंडलॉर्ड्स और रिच पीजेंट्स। ठीक है, ये लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार, और रिच पीजेंट्स, ये रिच पीजेंट्स। तो टेनेंट का मतलब किराएदार। किस चीज के किराएदार? जमीन की। ये लोग क्या करते थे? लैंडलॉर्ड से या रिच पीजेंट से जमीन किराए पर लेते थे, और जमीन किराए पर लेने के बाद उस पर ये खेती करते थे। तो इनके लिए तो डबल इंपैक्ट हुआ डिप्रेशन का। दे वर अनेबल टू पे रेवेन्यू एज वेल एज रेंट। ये दोनों चीजें ये लोग पे नहीं कर पा रहे थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनके साथ ये थी कि रेंट। रेवेन्यू तो चलो फिर भी एक बार बात की बात है, रेंट की तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रेंट पे नहीं करेंगे ये लैंडलॉर्ड को, रिच पीजेंट को, तो ये लोग जमीन से निकाल देंगे, इविक्ट कर देंगे, इवैक्यूएशन कर देंगे इनका जमीन से। और जमीन से इवैक्यूएशन हो गया, ठीक है, तो इनकी प्रॉब्लम और बड़ी हो गई। तो भाई किराया तो, भाई रेवेन्यू तो दूर की बात है, जब जमीन ही नहीं रही तो क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? तो इनके लिए तो रेंट की इंतजाम करना सबसे पहले प्रॉब्लम ये था। तो इनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा थी। इनकी क्या डिमांड थी? इनकी डिमांड थी रेंट रेमिटेंस। ठीक है, ये किराए से मुक्ति चाहते थे। ठीक है, किससे मुक्ति चाहते थे? किराए से मुक्ति चाहते थे। ठीक है,
ये लोग सिर्फ इस बात से खुश नहीं थे कि रेवेन्यू रेट कम कर दी जाए, मतलब जो डिमांड थी रिच पीजेंट्स की, ये उतने से खुश नहीं थे। इनकी इच्छा ये भी थी कि रेवेन्यू तो कम किया ही जाए, साथ में रेंट भी क्या कर दिया जाए, रेंट भी रेमिट कर दिया जाए या माफ कर दिया जाए। ठीक है, इनका ऐसा मानना था कि भाई जितना किराया चुका नहीं पा रहे उसको माफ कर दिया जाए, क्योंकि इन लोगों के ऊपर भी डिप्रेशन का असर तो था ही, और इनकी भी इनकम, तो इनकी जब रिच पीजेंट्स की इनकम ड्विंडल हो गई तो भाई पुअर पीजेंट्स तो फिर कहां लगते उनके आगे, तो पुअर पीजेंट्स की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि भाई इनकी प्रॉब्लम जो है पुअर पीजेंट की, वो रेवेन्यू से ज्यादा बड़ी थी, रेंट की प्रॉब्लम थी इनकी। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी रिच पीजेंट्स के बारे में पढ़ा है कि रिच पीजेंट ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, आपको समझ में आया होगा। अब जब रिच पीजेंट ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है और वो पुअर पीजेंट से इस तरीके से किराया मांग रहे हैं, तो क्या पुअर पीजेंट्स ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? तो आंसर इज नहीं। ठीक है, लगभग नहीं के बराबर पार्टिसिपेशन किया। थोड़ा बहुत गांधीयन प्रोग्राम को अडॉप्ट करते हुए कुछ बॉयकॉट प्रोग्राम में जरूर इन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब उसके पीछे रीजन बताता हूं क्यों नहीं किया। ठीक है, रीजन ये है कि कांग्रेस डिड नॉट वांट टू अपसेट रिच पीजेंट्स। ठीक है, अब देखो कांग्रेस में रिच पीजेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब कांग्रेस अगर इनके रेंट रेमिटेंस को सपोर्ट करेगी तो रिच पीजेंट्स नाराज हो जाएंगे, और कांग्रेस इनको नाराज कर नहीं सकती, क्योंकि अगर ये नाराज हो गए तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से बाहर हो जाएंगे, और इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से बाहर हो जाएंगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेंट वाले लोग हैं बहुत सारे, तो उनमें से ये लोग अलग हो जाएंगे। तो एक प्रकार से आपके मूवमेंट को, इन कांग्रेस को लगता था कि इससे उनके मूवमेंट के ऊपर क्या पड़ेगा, एक झटका पड़ेगा, और उनका जो नो रेंट कैंपेन है उसको सपोर्ट करने से क्या होगा कि जो कांग्रेस है, जो आपके रिच पीजेंट्स है वो अपसेट हो जाएंगे। तो कांग्रेस ने इनको कभी भी जो है सपोर्ट नहीं किया। इनका एक कैंपेन था, इनकी क्या डिमांड थी, इनकी डिमांड थी नो रेंट, तो इन्होंने एक नो रेंट कैंपेन चलाया था। ठीक है, तो नो रेंट कैंपेन को कांग्रेस ने कभी सपोर्ट नहीं किया। क्यों सपोर्ट नहीं किया? क्योंकि वो रिच पीजेंट को अपसेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर इसको सपोर्ट किया तो रिच पीजेंट नाराज हो जाएंगे, और रिच पीजेंट नाराज अगर हो गए तो इससे ये होगा कि वो सपोर्ट अपना छीन लेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। तो कांग्रेस ने इनको कभी भी कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं किया। तो जब कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं किया तो पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच की जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इस तरीके से पुअर पीजेंट्स का जो पार्टिसिपेशन था वो नहीं के बराबर था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, ओके, नाउ समझ में आया आपको? तो इनके बीच की जो रिलेशन थी वो अनसर्टेन रही। तो यहां से आपका एक ही क्वेश्चन निकल कर आता है, और वो क्वेश्चन ये है, गिव रीजन व्हाई कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट नो रेंट कैंपेन ऑफ स्मॉल या पुअर पीजेंट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और एक क्वेश्चन और यहां से जो बनेगा वो इसका, और मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा, सिर्फ लैंग्वेज बदलेगी। ठीक है ना, मतलब ये का ये क्वेश्चन है, आंसर भी सेम ही रहेगा लेकिन पूछने का तरीका बदल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? गिव रीजन व्हाई रिलेशन बिटवीन
कांग्रेस एंड पुअर peasants was अनसर्टेन। अनिश्चित क्यों थी दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप थी? ठीक है, तो रीजन सिंपल सा आपको बताना है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इनके नॉरेंट कैंपेन को सपोर्ट करके रिच पीजेंट्स को अपसेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस ने कभी भी इनको सपोर्ट नहीं किया और इसी वजह से इनके और कांग्रेस के बीच के जो रिलेशन थे वो हमेशा क्या रहे? अनसर्टेन रहे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू थर्ड पार्टिसिपेंट। और थर्ड पार्टिसिपेंट कौन से है? इंडस्ट्रियलिस्ट। या बिजनेस क्लास। अब देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेस क्लास के भी अपने अपने कुछ एस्पिरेशंस थे। ठीक है ना, जैसे रिच पीजेंट्स की एस्पिरेशन थी कि रेवेन्यू कम कर दिया जाए, जैसे स्मॉल पीजेंट्स की एस्पिरेशंस थी कि रेवेन्यू के साथ साथ रेंट भी कम कर दिया जाए, ऐसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेस क्लास की भी क्या थी? एक अपनी एस्पिरेशन थी। ठीक है, तो वो एस्पिरेशन क्या थी? तो सिंपल सी बात है भाई कि एस्पिरेशन ये थी कि भाई इनका बिजनेस बहुत अच्छे से आगे बढ़े और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा था? तो रीजन सिंपल सा है कि भाई ब्रिटिश लोग इनको भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कैसे नहीं कर रहे थे वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सिचुएशन समझो। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है? इंडियन मर्चेंट्स मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकेम पावरफुल। अब ये सिचुएशन समझो, कौन सा समय? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय क्या होता है? क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है कि इंडियन मर्चेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता है और वो पावरफुल हो जाते हैं। तो इंडियन मर्चेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कैसे होता है और वो पावरफुल कैसे हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पावरफुल कैसे हो जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है वो चलता है 1914 से लेकर 1918 के बीच। ठीक है, 4 ईयर्स। कितना टाइम चलता है? 4 ईयर्स चलता है। और इन 4 ईयर्स में क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो वर्ल्ड वॉर में एंगेज हो जाती है। तो उनके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्स हो, चाहे वो फंड्स हो, चाहे वो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो भी जरूर, उन सबको वो वॉर में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंडिया में जो इम्पोर्ट आता था वो इम्पोर्ट आना लगभग कम हो जाता है, मतलब नहीं के बराबर इम्पोर्ट हो जाता है। तो इसका फायदा किसको मिलता है? इसका फायदा मिलता है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को। कैसे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा मिलता है कि भाई इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इस मौके के दौरान अपना प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। और चूंकि इंडिया में फॉरेन से गुड्स नहीं आ रहा था, क्योंकि फॉरेन गुड्स जो था या ब्रिटिश गुड्स जो था कि यूरोपियन गुड्स जो था वो वॉर में यूज हो रहा था, तो इंडियन मार्केट में गुड्स की कमी हो जाती है। और उस कमी को पूरा करने का पूरा करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी नजर आती है इंडियन मर्चेंट्स को, वो उसका फायदा उठाते हैं और वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेते हैं। और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के बाद वो क्या करते हैं? इसके बाद वो अपना माल बेचते हैं मार्केट में और इससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और वो पावरफुल बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर जब ये वॉर खत्म होता है 1918 के अंदर, तो फिर से वही सिचुएशन आ जाती है 1918 के बाद। और वही सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि भाई पूरे जो फिर से ब्रिटिश गुड्स भारत में आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर से ये प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इन लोगों का जो डिमांड्स थी, एस्पिरेशंस थी, वो बढ़ जाती है और ये अब अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहने लग जाते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो उनकी जो पॉलिसीज थी वो इनके फेवर में नहीं थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? फिर
ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज वगैरह को ये मतलब सपोर्ट नहीं करते थे, तो ये लोग क्या करते हैं, फिर ये लोग अपनी 2 डिमांड्स रखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। अब इनकी वो 2 डिमांड्स क्या थी? पहली डिमांड थी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स। ठीक है, क्या थी इनकी पहली डिमांड? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट या प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, ये डिमांड करते हैं पहली। और दूसरी डिमांड ये क्या करते हैं? दूसरी डिमांड ये करते हैं रुपी स्टर्लिंग रेशियो दैट डिस्करेज इंपोर्ट्स। मतलब कुल मिलाकर इनकी इच्छा होती है कि कैसे भी करके इंपोर्ट्स कम हो, क्योंकि इंपोर्ट्स कम होंगे तभी जाकर ये फ्लॉरिश करेंगे, इनकी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी, प्रोडक्शन इनका आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये 2 डिमांड करते हैं। पहली डिमांड करते हैं कि भाई इंपोर्ट से इनको बचाया जाए, मतलब इंपोर्ट की वजह से इनको जो नुकसान हो रहा है उससे इनको बचाया जाए, और ताकि इनको ऐसी सिचुएशन दिया जाए। बचाने का मतलब है कि इनके फेवर में कुछ पॉलिसीज बनाई जाए और इनके गुड्स को भी मार्केट में जो है बेनिफिट उठाने का मौका दिया जाए। दूसरी इनकी डिमांड थी रुपी स्टर्लिंग रेशियो दैट डिस्करेज इंपोर्ट। ठीक है, कि भाई रुपी स्टर्लिंग रेशियो मतलब रुपी और स्टर्लिंग पाउंड का रेशियो इस तरीके से मतलब बनाया जाए कि जिससे कि इनके इंपोर्ट, मतलब ये जो इंपोर्ट आ रहा है, विदेशी गुड्स जो आ रहे हैं, ये डिस्करेज हो जाए। ठीक है, ये डिस्करेज हो जाएगा तो इंडियन गुड्स को बेनिफिट हो जाएगा और इंडियन गुड्स का मार्केट बढ़ जाएगा। तो ये इस वजह से ये एक दोनों करेंसीज में एक बैलेंस चाहते थे। अब इस बैलेंस को अगर आपको समझना है तो जैसे जिस तरीके से आज की तारीख में आप समझते हो कि आपको इतना तो पता ही होगा कि भाई डॉलर की क्या प्राइस है और $1 कितने का है। जैसे अराउंड 74, 70, 80 रुपीज, 84 रुपीज, जैसे बढ़ता घटता रहता। अभी शायद अराउंड 80 है, आई थिंक सो। मुझे भी एक्चुअली प्रॉपरली अमाउंट दिमाग में नहीं आ रहा है। सो व्हाट हैपेंड? सो इफ $1 इज इक्वल टू 80 और 84 रुपीज, ठीक है ना, तो जैसे जैसे ये $1 की कीमत बढ़ती चली जाएगी, इंडियन गुड्स को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, इंडियन करेंसी को। तो और जितनी जितनी डॉलर की कीमत घटती चली जाएगी, इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार का एक बैलेंस मैनेज उस समय स्टर्लिंग पाउंड और रुपी के बीच में ये लोग करना चाहते थे। ठीक है, तो ये अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, तो इन लोगों ने पॉलिसीज को अगेंस्ट में भी बोलना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। व्हाट दे डिड? दे मेड 2 ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ठीक है, इन 1920 ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1920। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन वाज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है FICCI। ये बनाते हैं ये 1927।
अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मतलब ये है कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, वो आपस में मिलकर अपने आप को ऑर्गेनाइज करते। जैसे आपने आपके लोकल एरिया में देखा होगा कि जितने भी व्यापारी होते हैं वो आपस में व्यापार महासंघ बना लेते हैं, एक दूसरे के व्यापारियों के हितों के, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, जिससे उनके साथ किसी प्रकार की कोई अगर किसी के भी साथ किसी प्रकार की कोई एट्रोसिटीज या डिस्क्रिमिनेशन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑर्गेनाइज रूप में उस चीज को फेस करते हैं, ठीक है। और वो बेहतर और वो अपने अपने व्यापार अपने अपने व्यापारियों के बेटर के लिए काम करते हैं। ऐसे ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो जिसके अंदर हमारे बिजनेसमैन कह दो या इंडस्ट्रियलिस्ट इसके अंदर शामिल थे। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने के अंदर दो इम्पोर्टेंट आपके जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, एक का नाम था पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और दूसरे थे GD बिल्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, पूरे इंडस्ट्रियल क्लास सेक्शन को इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। और इन्होंने ही डिसाइड किया था कि भाई ये लोग, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी बातें नहीं सुन रहे हैं तो ये लोग क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और ये लोग कॉलोनियल पॉलिसीज का जो है विरोध करते हैं और ये कहते हैं, ये कॉलोनियल पॉलिसीज का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि भाई इन लोगों ने जो है इंडियन मार्केट और इंडियन गुड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल कर रखा है, इनका कंट्रोल कम होना चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल। और साथ में ये लोग डिसाइड करते हैं कि वी विल पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये मनी प्रोवाइड करते हैं। और मनी प्रोवाइड करने के साथ साथ ये जो है वो और भी 2-3 डिसीजन ले लेते हैं। क्या करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये लोग, ठीक है, दे अटैक्ड British policies and control over Indian economy and supported civil disobedience movement, ठीक है। और क्या करते हैं ये लोग, दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट when it was launched first and refused to sell or buy imported goods। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स इनके द्वारा लिया जाता है। पहले तो ये क्या करते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका हमने नाम पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज को अटैक करते हैं, उनका जो इंडियन इकोनॉमी पे कंट्रोल है उसके ऊपर ये अटैक करने का मतलब उनकी आलोचना करते हैं, उनको उनके बारे में गलत बात, मतलब उनके बारे में जो है उनकी आलोचना को क्रिटिसाइज करते हैं उनको। और साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ये लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ये लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके, इसके अलावा ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मतलब मूवमेंट बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं, मतलब पैसा वगैरह फंड जो भी चाहिए वो भी देते हैं। और साथ में ये भी डिसाइड करते हैं कि ये लोग जो है ना तो इम्पोर्टेड गुड्स को बेचेंगे ना ही उसको खरीदेंगे, ना तो ये बेचेंगे ना ही ये लोग खरीदेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, अब तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर हमें लिखना है, for them meaning of Swaraj was a time
when restriction on business would no longer exist and industry would flourish without any constraint। ठीक है, इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? इनके लिए स्वराज का मतलब था एक ऐसा समय जब जितना भी रेस्ट्रिक्शन मतलब जितने भी आप कह सकते हो जो भी इनके ऊपर रुकावटें लगी हुई हैं, ठीक है ना, पाबंदियां लगी हुई है बिजनेस के ऊपर, वो खत्म हो जाएगी, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और नहीं बचेगी। और इंडस्ट्री जो है वो बिना कॉन्स्ट्रेंट, बिना किसी रुकावट के, ठीक है, बिना किसी रुकावट के फ्लोरिश मतलब फलने फूलने लगेगी। इनके लिए स्वराज का मतलब ये था। तो ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर। लेकिन सिमिलरली जैसे रिच पीजेंट्स जो थे वो डिसअपॉइंट हुए थे, ये लोग भी डिसअपॉइंट होते हैं जब महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है तो ये लोग बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। और उसके बाद जब महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं वो भी फेल हो जाती है, तो ये और ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, ये लंबे समय तक अपने बिजनेस को बंद नहीं रख सकते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते हुए। ठीक है, साथ में जो मिलिटेंट एक्टिविटीज आसपास हो रही थी उससे भी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। और कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स ऐसे थे जो सोशलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो सोशलिज्म की तरफ आगे बढ़ने की वजह से इन लोगों का मतलब जो झुकाव था मूवमेंट की तरफ, कांग्रेस की तरफ, वो कहीं ना कहीं अब कम होने लग गया था। ठीक है, तो इस वजह से ये लंबे समय तक अपने बिजनेस को बंद नहीं कर सके। और फिर से जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ 1932 में, रिलॉन्च जब हुआ, तब इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस बनेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे? पहला क्वेश्चन तो सिमिलर होगा रोल के बारे में। पहला क्वेश्चन है, ये एक एक करके हम क्वेश्चन बनते हैं। मेंशन 2 डिमांड्स ऑफ बिजनेस क्लास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है? डिस्क्राइब द रोल ऑब्लिक पार्टिसिपेशन ऑब्लिक contribution of business class oblique industrialists in civil disobedience मूव। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से बनकर तैयार होते हैं। ये तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये मे बी 3 या मे बी 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आपको इसका आंसर समझ में आया। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टू अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज 4th पार्टिसिपेंट। और वो 4th पार्टिसिपेंट कौन सा है? दैट इज इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, काफी इजी है, थोड़ा सा समझना है हमको। अब देखो, जैसे कि हमने देखा था कि भाई जो रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स वाला जो हमने एक टॉपिक देखा था कि दोनों एक दूसरे के एंटी थे, और कांग्रेस ने भी रिच पीजेंट्स को अपसेट नहीं करने के लिए इनके पुअर पीजेंट के नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया था। ऐसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियल वर्कर के बीच में भी यही एक प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। पहली चीज तो आपको दिमाग में बिठा लेनी है, जो आपको लिखनी है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिड नॉट participated in civil
डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहला लाइन आपको दिमाग में लिखाना है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में उनका पार्टिसिपेशन नहीं किया था, एक प्रकार से स्पष्ट शब्दों में कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। या आप उनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप उस चीज को कि भाई उनका पार्टिसिपेशन नहीं के बराबर था, मतलब अगर पार्टिसिपेशन कहीं पर उम्मीद भी है होने की तो वो बिल्कुल बहुत ही माइन्यूट पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स स्टेड aloof, इंडस्ट्रियल वर्कर स्टेड aloof ऑफ कांग्रेस। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे वो कांग्रेस से दूर हो गए। क्या हो गए? दूर हो गए। क्यों दूर हो गए? एज कांग्रेस was close to इंडस्ट्रियलिस्ट। चूंकि कांग्रेस की नजदीकी जो हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा था इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ ज्यादा थी और इसलिए ये लोग क्योंकि सेम रीजन कि भाई कांग्रेस इंडस्ट्रियलिस्ट इनको सपोर्ट करेगी, इनकी डिमांड्स, इनके वेजेस, इनकी प्रॉब्लम को सपोर्ट करेगी तो ये नाराज हो जाएंगे, तो कांग्रेस इनको भी अपसेट करना नहीं चाहती थी, इसलिए इन्होंने इनको भी सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस ने। तो यहाँ पर आपका एक आध क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कुछ एरियाज में, भारत के कुछ एरियाज में कहीं कहीं पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट, सब कुछ वर्कर्स ने, सब ने, कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेटेड, कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट जरूर किया था इन सिलेक्टिव गांधीयन आइडियाज लाइक बॉयकॉट। महात्मा गांधी के कुछ आइडियाज को उन्होंने सपोर्ट जरूर किया था, जैसे बॉयकॉट प्रोग्राम। ठीक है, जो कि पार्ट था उनके खुद की प्रॉब्लम्स का, मतलब अपने खुद की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए गांधी बॉयकॉट प्रोग्राम फॉर सॉल्यूशन ऑफ देयर ऑन प्रोग्राम such as low wages and bad working condition। ठीक है, तो कुल मिलाकर कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था गांधीयन आइडियाज, लेकिन क्यों सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था? उन्होंने गांधीयन आइडियाज को फॉलो करते हुए खुद की प्रॉब्लम जो इंडस्ट्रीज में हो रही है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने गांधीयन आइडियाज को यूज किया था। जैसे कि उन्होंने बॉयकॉट प्रोग्राम शुरू कर दिए थे क्योंकि उनकी प्रॉब्लम जो कि लो वेजेस, कम उनको जो वेजेस दिए जा रहे थे, कम उनको जो सैलरी कह सकते हो आप एक प्रकार से दी जा रही थी और उनकी वर्किंग कंडीशन खराब थी, उसके लिए इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया था? इसके लिए इन्होंने व्हाट दे डिड, क्या किया था इन्होंने रेलवे में इन्होंने स्ट्राइक कर दी थी, डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी। ठीक है, रेलवे वर्कर्स ने 1930 में स्ट्राइक कर दी थी, डॉक वर्कर्स ने 1932 में स्ट्राइक कर दी थी। फिर 1930 में छोटा नागपुर का जो टिन माइंस थी वहां पर कुछ जो वर्कर्स थे उन्होंने गांधी कैप्स पहनकर बॉयकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इनको खुलकर सपोर्ट नहीं किया, इसलिए कांग्रेस और इनके बीच में हमेशा जो है वो एक अनसर्टेनिटी बनी रही और कांग्रेस ने कभी इनके स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं किया और यही एक रीजन रहा जिसकी वजह से इन्होंने भी कांग्रेस के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, अब कांग्रेस ने क्यों सपोर्ट नहीं किया? तो सिंपल सा रीजन लिखना है आपको, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इनको सपोर्ट करके इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है, इनको सपोर्ट करके कांग्रेस जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हो गए तो फंड आना बंद हो जाएंगे, फंड आना हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट सारे बाहर निकल जाएंगे तो मूवमेंट कमजोर पड़ जाएगा। तो इस वजह से कांग्रेस ने इनको कभी सपोर्ट नहीं किया था।
ठीक है। नाउ यहां से अब क्या क्वेश्चन बन सकता है वो बता देता हूं। यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, पहला तो कांग्रेस वाला ही क्वेश्चन बनेगा, गिव रीजन वाई इंडस्ट्रियल वर्कर्स stayed aloof of कांग्रेस। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, और वो दूसरा तरीका क्या है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, सेम क्वेश्चन को, गिव रीजन वाई कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। आपको हिस्ट्री में यही चीज सीखनी है, एक चीज कि एक क्वेश्चन को कितनी तरीके से किया जा सकता है। मतलब कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनके सामने क्वेश्चन आता है लेकिन क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, जबकि जब टीचर उनको एक्सप्लेन करता है तो उनको पता लगता है कि नहीं ये आंसर तो उनको आता था, लेकिन वो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यही चीज का ध्यान रखना है कि भाई जैसे ये दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम है, लेकिन आपने याद ये करके रखा है तो बच्चा फिर ये वाला पूछा जाता है तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो वही चीज को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है कि भाई आपको किसी भी, इसके लिए आप किसी भी गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर्स का यूज कर सकते हैं, सॉल्व सैंपल पेपर्स का यूज कर सकते हैं, और आप उसमें ये स्टडी कर सकते हैं कि भाई एक क्वेश्चन को कितनी तरीकों से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनकर तैयार होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्क्राइब, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ये क्वेश्चन दूसरा है, डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन, रोल, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन सिविल disobedience movements। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनकर तैयार होते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, जो हमारे आज के लेक्चर का फाइनल टॉपिक है। और वो आज के लेक्चर का फाइनल टॉपिक हमारा क्या है, हमने 4 पार्टिसिपेंट्स के बारे में तो पढ़ लिया, अभी हम एक छोटा सा माइनर पार्टिसिपेशन पढ़ेंगे। और वो माइनर पार्टिसिपेशन किसका है, वो माइनर पार्टिसिपेशन है विमेन, या इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, पार्टिसिपेशन नंबर 5, रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, विमेन डिड पार्टिसिपेट इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विथ ग्रेट enthusiasm। ठीक है, दे मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, और एंथुसियाज्म का मतलब क्या है, मतलब उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया था। दे पार्टिसिपेटेड in boycott
प्रोग्राम्स, बॉयकॉट प्रोग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पिकेटिंग, लीकर शॉप्स, ठीक है, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और तीसरा, सॉल्ट मार्च के दौरान जब महात्मा गांधी जब रुकते थे सॉल्ट मार्च की यात्रा के दौरान, तो ये जो थे जो विमेन थी वो उनको सुनने के लिए आती थी और इन्होंने ऐसा मान लिया था कि इट इज सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन टू सर्व नेशन। क्या मानना था महिलाओं का कि ये महिलाएं जो है इनकी ये सेक्रेड ड्यूटी है, मतलब ये इनकी पवित्र ड्यूटी है, हर महिला की ये पवित्र ड्यूटी है कि उसको देश की सेवा करनी चाहिए। इसमें ज्यादातर पार्टिसिपेशन किसने दिखाया था? इसमें ज्यादातर पार्टिसिपेशन जो दिखाया था वो या तो था अपर क्लास वुमेन या रिच पीजेंट कम्युनिटी की जो महिलाएं थी, उन्होंने इसमें ज्यादातर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। बट महात्मा गांधी का जो मानना था विमेन पार्टिसिपेशन को लेकर वो थोड़ा सा अलग था। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि भाई महिलाओं को जो है वो पब्लिक लाइफ में ज़्यादा नहीं आना चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि भाई महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, बच्चों घर की देखभाल करनी चाहिए और बच्चों को देखभाल करनी चाहिए, बिकम गुड वाइफ, गुड मदर, ये उनका मानना था महात्मा गांधी का। तो वो थोड़े से इनके पार्टिसिपेशन को लेकर ज़्यादा एंश्योर नहीं थे, महात्मा गांधी सर्टेन नहीं थे, लेकिन इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो अगेन यहाँ पर आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। एक छोटा सा 3 नंबर का आपका क्वेश्चन बनकर यहाँ पर तैयार हो जाता है। क्या है यहाँ सिंपल सा मैं लिख देता हूँ, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये क्वेश्चन आपका ज्यादातर 3 नंबर से ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, दैट इज जो कि है आपका लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे और अगले ही लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपके ये लिमिट के साथ साथ जो आपका लास्ट टॉपिक है कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाला, वो पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर दें या उसको 2 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश भी करेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, आपको कोई बोझियत महसूस ना हो, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो पार्टिसिपेशन है उनका आज एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपनी क्वेरीज को आप अपने जो है व्हाट वी कॉल इट कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन वगैरह करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी आपके सजेशंस है कि शुड बी इम्प्रूव्ड, डेफिनेटली आई विल टेक इट अप, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज हो, आपकी जो भी डाउट्स हो, मुझे भेज दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट। ओके, थैंक यू सो मच।